सरोकारों से कट जाते हैं। तो जो हमारा स्टैंड है वही हमारा अभी तक भी स्टैंड है कि हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे। हालांकि केजरीवाल ने पुलिस से मजमे को कंट्रोल करने के लिए मदद की गुजारिश की है। काबिल गौर है कि इससे कबल भी 2 मौके पर केजरीवाल ने सिक्योरिटी लेने से इनकार कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उधर आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने कल बाकायदा दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग से मुलाकात की और हुकूमत साजी का दावा पेश किया था। केजरीवाल ने दिल्ली के रामलीला मैदान पर हलफबरदारी तकलीफ के लिए उनसे गुजारिश भी की है। केजरीवाल 26 दिसंबर को हलफ लेने के ख्वाहिशमंद है। दिल्ली में हुकूमत साजी के लिए गुज़िश्ता 15 रोज से जारी ताअत्तुल खत्म हो गया है। आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग से मुलाकात करके हुकूमत साजी का दावा पेश कर दिया है। अब 45 साल अरविंद केजरीवाल दिल्ली के नए वजीर आला होंगे। केजरीवाल दिल्ली के रामलीला मैदान में ओहदे और राजदारी का हलफ लेंगे। रामलीला वही मैदान है जहां से समाजी रहनुमा अन्ना हजारे ने करप्शन के खिलाफ जन लोकपाल बिल की मंजूरी के लिए भूख हड़ताल का आगाज किया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अरविंद केजरीवाल ने तमाम वादे पूरे करने का यकीन दिलाया। सारे वादे पूरे करेंगे जी, जितने हमने वादे किए हैं वो सारे वादे बड़े सोच समझ के किए हैं। मंत्री तो बनेंगे कैबिनेट में आपकी, उसमें क्या आधार रखा आपने, किस तरीके से चुनाव होगा मंत्री? नहीं, आपस में बैठ के डिस्कस करेंगे, हमारी कमेटी डिस्कस करेगी। उधर कांग्रेस ने दिल्ली में हुकूमत साजी के फैसले पर अरविंद केजरीवाल को मुबारकबाद दी। साबिक वजीर आला शीला दीक्षित ने कहा कि आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की हिमायत गैर मशरूत नहीं है। हमने तो सीधा साधा काम यही करा था कि समर्थन दिया, आउटसाइड समर्थन, अनकंडीशनल नहीं है। ये मैं स्पष्टता से कहना चाहती हूँ कि हमने केवल समर्थन दिया फॉर द पॉलिसीज से जो राहत मिलेगी। अगर जो लोगों के दिल्ली के लोगों को राहत दे सकते हैं तो इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है। लेकिन और इसमें अब शब्द इस्तेमाल करना या उनके अपने ही कुछ नेताओं ने कुछ अपनी टिप्पणी करनी, उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी ने हुकूमत साजी के मसले पर लोगों की राय जानने के लिए दिल्ली में अवामी मीटिंगें की थी। पार्टी का कहना है कि अवाम की अक्सरियत ने हुकूमत साजी की तायीद की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात से कबल आम आदमी पार्टी की सियासी उमूर कमेटी की कोशाम्बी में मीटिंग हुई, जिसमें अवामी रेफरेंडम पर गौर किया गया। वाज़ेह रहे कि दिल्ली में 4 दिसंबर को असेंबली इंतखाबात मुनक़िद हुए थे। 8 दिसंबर को इंतखाबी नताइज मंजर आम पर आए, जिसमें किसी भी सियासी जमात को अक्सरियत हासिल नहीं हुई। बीजेपी 31 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि आम आदमी पार्टी 28 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर आई। कांग्रेस की झोली में सिर्फ 8 सीटें आईं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उधर दिल्ली में नई हुकूमत की हलफबरदारी तकरीब के लिए सिक्योरिटी का जायजा लेने का काम भी शुरू हो गया है। दिल्ली पुलिस के हुकाम ने रामलीला मैदान जाकर वहां की सूरत हाल का जायजा लिया। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने शुमाली दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हुकाम की आज इस सिलसिले में एक अहम मीटिंग भी तलब की है, जिसमें रामलीला मैदान पर मुजव्वजा हलफबरदारी तकरीब की तैयारियों से मुताल्लिक तबादला ख्याल किया जाएगा। उधर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हुकूमत अभी बनी भी नहीं है कि कांग्रेस की तरफ से मुतजाद बातें भी सामने आने लगी। पहले शीला दीक्षित ने मशरूत हिमायत की बात कह डाली और इसके बाद कांग्रेस कारकुनों ने आम आदमी पार्टी को हिमायत देने के खिलाफ सड़कों पर उतरकर मोर्चा खोल दिया। नाराज कांग्रेस कारकुनों ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर पर जमकर हंगामा किया और हिमायत पर नजरसानी का पुरजोर मुतालबा किया। कार्यकर्ताओं के साथ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की इज्जत के साथ, पार्टी सबसे बड़ी चीज नहीं है, इज्जत सबसे बड़ी है। यदि पार्टी के साथ तो वो कुछ ही बोल रहे थे, लेकिन कार्यकर्ताओं पे, आम आदमी पे आ गया है, इसीलिए उसकी चीजें बर्दाश्त। उधर कांग्रेस लीडर सुबोधकांत सहाय का कहना है कि आम आदमी पार्टी को हिमायत इसलिए दी गई ताकि इंतखाबी निजाम का ढांचा दरहम बरहम न हो। सुबोधकांत सहाय ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी सेकुलर मिजाज बरकरार रखेगी। स्थिति बनी कि भाजपा का नंबर पूरा नहीं हुआ, उसके बाद वहां कोई एक सरकार बनानी निश्चित तौर पे संवैधानिक दायित्व था। तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये उम्मीद किया जा सकता है कि ये सेकुलर कैरेक्टर अपना मेंटेन रखेंगे आम पार्टी के जो लोग हैं। हम लोगों का वही कंसिडरेशन था, उस आधार पे हम लोगों ने इनको समर्थन दिया, जिससे
ये जो चुनावी पद्धति का ढांचा है ये कोलैप्स नहीं करे। उधर आम आदमी पार्टी की लीडर शाजिया इल्मी का कहना है कि अक़लियतों और दलितों के लिए आम आदमी पार्टी एक मुतबादिल के तौर पर सामने आई है। ईटीवी से बातचीत करते हुए शाजिया ने कहा कि अक़लियतों और दलितों के लिए आम आदमी पार्टी के पास कई मंसूबे हैं। उन्होंने इस बात को मुस्तरद कर दिया कि आम आदमी पार्टी के लीडरों के पास सियासी तजुर्बा नहीं है। पार्टी में शंका जाए कि यार कि अनुभवहीन है सब लोग, राजनीति का और सत्ता चलाने को अनुभव नहीं है, क्या कहेंगे? आप देखिए, आप हमें सवाल पूछना चाहते हैं कि आपने क्या ये सवाल ज्योतिरादित्य सिंधिया से पूछा, सचिन पायलट से पूछा, अखिलेश यादव से पूछा, सुप्रिया सूले से पूछा? क्या आपने ये सवाल राहुल गांधी से पूछा? वो सिर्फ क्या एक परिवार में पैदा होने से ही सारा तजुर्बा मिल जाता है? आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा मुस्लिम और दलितों का वोट मिला है और आम आदमी पार्टी उनकी अभी कोई बात नहीं कर रही है। क्या उनकी ऐसा नहीं है। बहुत सारी जगह आप देखेंगे जहाँ पे मुस्लिम बहुल के भी इलाके हैं, वहाँ नहीं वोट मिला है। शायद ये बात बार बार कही जा रही थी मुसलमानों के बीच में कि अरे आप दे देंगे आम आदमी पार्टी को तो बीजेपी जीत जाएगी, और इसलिए उन्होंने डर के मारे बहुत से लोगों ने फिर से कांग्रेस को दिया है। लेकिन हमें लगता है देश का दलित और मुसलमान को पहली बार एक विकल्प भी नजर आ रहा है। वो एक पूरा जो दास बने हुए थे ना कांग्रेस पार्टी के, उस गुलामी से निकल कर आ रहे हैं। तो ये एक बहुत ही सही मायने में आजादी है बहुत से लोगों के लिए, अलग अलग तरीके से। आम आदमी पार्टी के पास इन दोनों दलित और मुस्लिमों के उत्थान के लिए क्या योजनाएं हैं? जी बहुत सारी योजनाएं सब लिखी हुई हैं, हमारे मैनिफेस्टो में भी हैं, उसे आप पढ़ लेंगे सब डिटेल में होंगी, बहुत डिटेल्ड है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली में बेहतरीन मुजाहरे के बाद अब पार्टी ने मध्य प्रदेश से लोकसभा इंतखाबात लड़ने का फैसला किया है। ताहम अभी कितने उम्मीदवारों को मुकाबले के लिए चुना जाएगा इसका ऐलान नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश आम आदमी पार्टी के रियासती सेक्रेटरी अक्षय हुनका ने ये जानकारी दी है। जिनमें 29 लोकसभा हलकों में 12 से 19 जनवरी को रैलियों का इनेकाद भी किया जाएगा। करगिल जंग के बाद पहली मर्तबा हिंदुस्तानी डीजीएमओज आज वाघा बॉर्डर अबूर करके अपने पाकिस्तानी हममनसब से बातचीत करेंगे। समझा जाता है कि हिंदुस्तानी डीजीएमओज एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी रोकने को यकीनी बनाने से मुताल्लिक बातचीत करेंगे और सरहद पार से होने वाली छापेमारी पर एहतजाज दर्ज करवाएंगे। पाकिस्तान ने डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस की मीटिंग की तजवीज रखी थी, जिसे हिंदुस्तान ने तस्लीम किया। इस मीटिंग में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया और पाकिस्तान की नुमाइंदगी उनके हममनसब आमिर रियाज करेंगे। खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का। आजकल के अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खान पान वगैरह की वजह से लीवर की कमजोरी एक आम बात हो गई है। नतीजा गैस, खाना हजम न होना और भूख न लगना। पेश है हमदर्द जिग्रीन, मुफीद जड़ी बूटियों से भरपूर। जिग्रीन एक कुदरती लीवर टॉनिक है। जिग्रीन का रोजाना इस्तेमाल आपको देता है कीमियावी और जहरीले अनासिर से हिफाजत, बेहतर कुव्वत हाजमा, पीलिया जैसी जिगर की बीमारियों के इलाज में मदद। अपनाइए हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। मध्य प्रदेश के मशहूर मकाम सनावद में वाक़ दरगाह हजरत जमालुद्दीन रोशनी कादरी रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत? देखिए प्रोग्राम बारगाहे अकीदत में बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ही टीवी उर्दू पर। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। बिहार के मुख्तलिफ शहरों में बीजेपी की तशहीरी मुहिम चल रही है। वैशाली में हुई अखिल भारतीय पंचायत परिषद में बिहार के साबिक वजीर और बीजेपी लीडर गिरिराज सिंह ने भी खिताब किया। ताहम खिताब के दौरान उनकी जबान जरा फिसल गई और इस दौरान जो अल्फाज अदा हुए वो सबको चौंकाने वाले थे। गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार के कत्ल की बात तक कह डाली और ये भी बता दिया कि कत्ल होगा किसके हाथों। क्या कहा बीजेपी लीडर ने, आप खुद सुनिए। मानिए या ना मानिए, नरेंद्र मोदी को अगर 40 में 40 सीट बिहार में नहीं दिए तो नीतीश कुमार की खात्मा नहीं होगी। इसका प्राण उसी नाभि में टिका हुआ है।
को विराम देता हूं कि ये जब मरेगा वही नरेंद्र मोदी से इसकी हत्या होगी, दूसरा किसी से। कि ये जब मरेगा वही नरेंद्र मोदी से इसकी हत्या होगी, दूसरा किसी से नहीं। कि ये जब मरेगा वही नरेंद्र मोदी से इसकी हत्या होगी, दूसरा किसी से नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के सदर राज ठाकरे और बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन एमएनएस के एक प्रोग्राम में एक ही प्लेटफॉर्म शेयर करते नजर आए। लगता है कि दोनों के दरमियान बरसों से चली आ रही तलखी खत्म हो गई है। इस मौके पर बिग बी ने जहां मराठी सीखने की बात कह डाली तो राज ठाकरे ने अमिताभ की शान में कसीदे तक पढ़ डाले। हिंदुस्तानी सिनेमा के 100 साल मुकम्मल होने के मौके पर महाराष्ट्र नव निर्माण चित्रपट कर्मचारी सेना ने असिस्टेंट फनकारों को बीमा पॉलिसी तकसीम करने के लिए प्रोग्राम का इनेकाद किया था, जिसमें बिग बी को भी मदद किया गया था। जो उनके बारे में सोचते हैं, और मैं ऐसा मानता हूं कि कई सालों से हम सब अपने व्यक्तिगत तौर पर ये जो कर्मचारी हैं जो नेपथ्य में काम करते हैं, व्यक्तिगत तौर पे हम इनकी सहायता करते रहते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा कोई संगठन नहीं बना जो इनकी देखभाल कर सके। और आज जिस कार्यक्रम का निर्माण हुआ है, जब इन कर्मचारियों को उनकी इंश्योरेंस दी जाएगी, उनकी देखभाल की जाएगी, ये बहुत ही सराहनीय काम है। इसके लिए एक बार फिर मैं अनेक धन्यवाद देता हूं। लॉ इंटर्न के साथ जिनसी हिरासनी के इल्जामात का सामना कर रहे सुप्रीम कोर्ट के साबिक जस्टिस ए.के. गांगुली ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पी सत्यशिवम को एक खत लिखकर अपना मौकफ पेश किया है। 8 सफ़ात पर मुश्तमिल इस खत में गांगुली ने वजाहत की है कि उन्होंने किसी खातून के साथ कोई नाजेबा सलूक नहीं किया और न ही किसी को हरासा किया। गांगुली ने मजीद कहा कि उन पर गलत इल्जामात आयद किए जा रहे हैं। गांगुली के मुताबिक मीडिया में उनके ताल्लुक से बेबुनियाद खबरें आने पर उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। गांगुली ने सुप्रीम कोर्ट के रवैये पर भी नाराजगी जाहिर की। गांगुली ने खत की एक कॉपी सदर जमहूरिया को भी रवाना कर दी है। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने पीर के रोज दिल्ली में अक़लियती तबके के नुमाइंदों से मुलाकात की है। कांग्रेस का कहना है कि 2004 के आम इंतखाबात के मंशूर में अक़लियतों के मुतालबात को शामिल करने के लिए राहुल ने अक़लियती तबके के नुमाइंदों से ये मुलाकात की है। उधर जराये का कहना है कि इस मीटिंग में मुजफ्फरनगर में हुए फसादात और अक़लियतों की सिक्योरिटी का मसला भी ज़ेर बहस आया। राहुल विजन को अमली जामा पहनाने और आम आदमी को कांग्रेस से जोड़ने के लिए पार्टी के बड़े लीडर आम आदमी के जहन को पढ़ने के लिए सर जोड़कर बैठे। इस मीटिंग में राहुल गांधी के साथ वज़ीर ख़ारजा सलमान खुर्शीद, अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर के रहमान खान और ऑस्कर फर्नांडीज मौजूद थे। राहुल गांधी ने अक़लियती तबकात के दानिशवरों, एनजीओ और समाजी कारकुनों से अक़लियती उमूर से जुड़े मसलों पर उनके ख़यालात जानने की कोशिश की। एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी मधुसूदन मिस्त्री ने कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर के खाके पर रोशनी डाली। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि हमारा आने वाला मैनिफेस्टो वैसा हो जिसमें लोगों के दिल की बात हो, लोगों की सोच हो, लोगों की समस्या हो, जिसको हम एड्रेस कर सकें। मीटिंग में इंसदाद फिरके वाराना फसाद बिल, यकसम मौके बिल के अलावा नौजवानों को कांग्रेस से जोड़ने और पार्टी के इंतखाबी मंशूर को जमीन पर उतारने के सिलसिले में भी गौर फ़ौज किया गया। सलमान खुर्शीद ने इस मीटिंग को कामयाब बताया और कहा कि पार्टी की पॉलिसियों पर अमल करने की कोशिश की जाएगी। बहुत अच्छे सुझाव आए और उन पर अब विचार होगा। जो मैनिफेस्टो कमेटी है उस पर विस्तार से विचार करेगी और उसके बाद उनका चयन होगा और फिर मैनिफेस्टो में उसमें से बहुत सारी बातें डाली जाएंगी। जो उन्होंने कल मुजफ्फरनगर में जब जाकर उनका जो अनुभव रहा उसके संदर्भ में कही थी और कहा कि एक छोटा सा बच्चा उनको रोता हुआ मिला और उससे उन्होंने पूछा कि क्या बात है बेटा, तो कहा कि मुझे डर लग रहा है, मुझे भय है। तो इसके संदर्भ में उन्होंने ये कहा कि मैं ये मानता हूं कि हमें इस देश में ऐसी व्यवस्था बनानी है कि किसी को डर ना लगे और कोई भयभीत ना हो और भय में कोई अपना जीवन व्यतीत ना करे। मीटिंग में सचर कमेटी की सिफारिशात पर अमलावरी का मुद्दा भी जेर बहस आया। 13 दिसंबर को पहले दौर की मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में SC, ST और OBC के नुमाइंदा अरकान ने शिरकत की थी। राहुल की इन मीटिंगों को नई पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है। मरकजी वजीर जयराम रमेश का कहना है कि कांग्रेस का मंशूर फरवरी के पहले हफ्ते में तैयार हो जाएगा और इस पर 1.5 माह तक अवामी मुबाहिस होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज।
ادھر راہل گاندھی سے ملاقات کرنے والے مسلم لیڈروں کا کہنا ہے کہ راہل سے ملاقات کے دوران مسلم قیادت کے فقدان، انسداد فقیوانہ فسادات بل بھی موضوع بحث بنا رہا۔ راہل گاندھی نے بھی مسلم قیادت کے فقدان سمیت شانتی اور کرانتی کی بات کہی۔ راہل گاندھی کے ساتھ میٹنگ میں شریک ہوئے لوگوں کی کیا رائے ہے، آپ خود سنیے۔ کہ ایک راہل جی نے آ کر کے سب کو مائنورٹی کے لوگوں کو بلا کر کے ان کے دل کی بات پوچھی کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے کیا نہیں۔ سب سے بڑی بات کہ ہم مائنورٹی کی طرف سے جو بات آئی نکل کر کے کہ ہم ڈر کے دہشت میں جی رہے ہیں، ہم اس سے ڈر مکت ایک ہندوستان چاہتے ہیں، اور اس میں راہل جی نے مانا بھی، کیونکہ راہل جی نے کہا کہ میں بھی مظفر نگر کل گیا تھا، ایک چھوٹا سا بچہ بولتا ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ لوگ بولتے ہیں کہ کانگریس مکت ہندوستان چاہیے، لیکن یہاں آج ایک بات ابھر کر کے آئی کہ ہمیں سمپردائک مکت ہندوستان چاہیے۔ ہم یہ چاہیں گے کہ راہل جی آج چونکہ یہاں آئے تھے اور یہ چونکہ یہ کانگریس نے 2004 میں اس بل کو لایا، اس لیے جیسے بھی ہو اگر یہ بل اگر پاس نہیں ہوتا ہے تو ایک بار پھر جو ہے فرقہ پرستوں کا ایک بار پھر غلبہ جو ہے ہوگا، اور ہم لوگ ہر طرح سے ہماری خواہش ہے کہ یہ بل دونوں ایوان میں لوک سبھا اور راجیہ سبھا دونوں میں پاس ہو تاکہ مسلمانوں کو انصاف مل سکے۔ کہیں نہ کہیں یہ بات ضرور دیکھنے میں ملی ہے کہ ان جو وعدے تھے اور وعدے کے مطابق جو سرکار نے، مرکزی سرکار نے جو فیصلے لیے اس کو لاگو کرنے میں نوکرشاہی، فیتا شاہی کی کہیں کوئی کمزوریاں رہی ہیں، جس کی نشاندہی بھی کی گئی ہے کہ جو بھی فیصلے آنے والے دنوں میں لیے جائیں یا جو وعدے کیے جائیں اس کے فیصلے ہوں، اور ان فیصلوں کی عمل آوری کے لیے ایک مضبوط اور منظم میکانزم تیار کرنا چاہیے تاکہ زمینی سطح پہ وہ لاگو ہو سکے۔ دستور طے کرنا پہلے پارٹی کے کچھ لوگوں کا کام ہوتا تھا۔ راہل گاندھی نے اس وقت سارے این جی اوز اور ملی اداروں کے لوگوں کو بلایا ہے تاکہ ملت کے لیے جو منصور کانگریس کا ریلیٹڈ ٹو دا مائنورٹیز بنایا جائے، اس میں عکاسی عوام کی ہو اور اس کمیونٹی کو ہو۔ اور اب بات کریں گے ای ٹی وی کو ملے ایوارڈ کی۔ جی ہاں، جموں کشمیر کی سول سوسائٹی اور دیگر سماجی شخصیات کا کہنا ہے کہ میڈیا سماجی مسائل کو اٹھانے میں بے حد اہم رول ادا کر رہا ہے۔ ان باتوں کا اظہار انہوں نے سری نگر میں سی این ایس نامی ایک نیوز ایجنسی کی طرف سے میڈیا کا سماج میں رول کے موضوع پر منعقدہ سالانہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات کو سالانہ ایوارڈ سے نوازا بھی گیا، اور اس موقع پر پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا اداروں کو بھی ایوارڈ عطا کیے گئے۔ کشمیر کے معروف صحافی اظہار وانی کو بعد از مرگ ایوارڈ سے نوازا گیا۔ الیکٹرانک میڈیا کے زمرے میں ای ٹی وی اردو کو بہترین کارکردگی کے لیے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ای ٹی وی اردو کشمیر کی طرف سے چینل کے جموں کشمیر کے چیف آف بیورو منوج کول نے یہ ایوارڈ حاصل کیا۔ سیمینار میں شریک لوگوں نے اس طرح کے سیمینار منعقد کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ جس طرح سے ای ٹی وی بغیر خوف کے، بغیر مصلحت کے لیے، مصلحت کے دور دراز اور ریموٹ علاقوں سے وہ آوازیں جو کوئی ان کی سنتا نہیں ہے، آپ سب ان کو سناتے ہیں۔ اس لحاظ سے آپ کو پہلے مبارک ہے۔ ہماری آج کی اس فنکشن کا تعلق جہاں تک ہے، یہ فنکشنیں آرگنائز ہونی چاہیے۔ بہت ساری خودکشیاں ہو رہی ہیں کشمیر میں، تو لیکن ان کو رپورٹ نہیں کیا جا رہا ہے پراپرلی۔ کیوں ہو رہی ہے اس پر سوچا نہیں جا رہا ہے، تو ان چیزوں کی طرف دھیان دینے کی بڑی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری تہذیب ہے، جو ہمارا کلچر ہے، جو ہماری ثقافت ہے، ان سب چیزوں کو پرزرو کرنے کے لیے پرنٹ میڈیا بھی اور الیکٹرانک میڈیا بھی ایک کلیدی رول ادا کر سکتا ہے، جو ان کو کرنا چاہیے۔ آواز کے جادوگر محمد رفیع کا آج یوم پیدائش ہے۔ محمد رفیع ہندوستانی فلم کی ایک ایسی آواز ہے جنہیں فراموش کرنا ناممکن ہے۔ محمد رفیع کی پیدائش 24 دسمبر 1924 کو امرتسر کے کوٹلہ سلطان سنگھ میں حاجی علی محمد کے یہاں ہوئی۔ محمد رفیع 6 بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ محمد رفیع بالی ووڈ میں کئی سپر ہٹ نغمے گائے۔ محمد رفیع نے سب سے پہلے پنجابی فلم گل بلوچ میں گیت گایا۔ اس کے بعد انہیں پہلی ہندی فلم گاؤں کی گوری میں اپنی آواز کا جادو جگانے کا موقع ملا۔ 1944 میں محمد رفیع نے ممبئی کا رخ کیا۔ شاعر تنویر نقوی نے محمد رفیع کو نوشاد سے ملایا، پھر رفیع صاحب نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ میرے نزدیک رفیع صاحب کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ کسی کی بھی آواز میں گا رہے ہوں، لگتا ہے کہ یہ آواز، یہ لہجہ ان کے لاشعور سے نکل کے آ رہا ہے، اور اسی لیے جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ اسی آرٹسٹ کی یا ایکٹر کی آواز میں یہ گا رہے ہیں۔
देखिए, जहाँ तक मैंने देखा है मोहम्मद रफ़ी के जो गाए हुए गीत हैं आज भी जो नए गुलकार हैं वो उनकी ही कॉपी कर रहे हैं। और इस चीज को देखते हुए आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मोहम्मद रफ़ी जहाँ सिर्फ उस दौर में मकबूल थे, आज भी उन्हीं की वजह से मकबूल हैं। मोहम्मद रफ़ी ने बॉलीवुड के तमाम अदाकारों को आवाज दी। उन्होंने पृथ्वीराज कपूर से लेकर ऋषि कपूर तक और कॉमेडियन जॉनी वॉकर से लेकर महमूद तक सबके लिए गीत गाए। उन्होंने गजल, नात, कव्वाली, गीत के अलावा भजन भी गाए। मोहम्मद रफ़ी ने उर्दू अदब की भी आबियारी की। बेहतरीन उर्दू गजल उन्होंने गाई, गीत उन्होंने गाई, नज़में उन्होंने गाई हैं, और ये उन शोरा के या उन नगमा निगारों और लिरिसिस्ट्स के लिखे हुए गीत थे जो उर्दू ज़बान के मायानाज शोरा में उनका नाम लिया जाता है। साहिल लुधियानवी, कैफी आज़मी, मजरू सुल्तानपुरी, जानिसार अख्तर, हत्ता के राजेंद्र कृष्ण साहब वगैरह। मोहम्मद रफ़ी की फनकाराना सलाहियत का एतराफ दुनिया ने किया। मोहम्मद रफ़ी को 6 फिल्म फेयर अवार्ड मिले। 1967 में हुकूमत हिंद ने उन्हें पद्म भूषण से सरफराज किया। 31 जुलाई 1980 को दुनिया मौसीकी में अपनी रोशनी बिखेरता ये सितारा गुरूब हो गया। ETV न्यूज, मुंबई। लेते रहेंगे, फना होते रहेंगे, मगर इस आवाज को सुनते रहेंगे। और अब कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें। शाम में फौज और बागियों के बीच जारी तशद्दुद में रोज बरोज आम शहरियों की हलाकतों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। शामी फौज ने शुमाल में बागियों के कब्जे वाले अलिप्पो शहर और तुर्की की सरहद पर हेलीकॉप्टर से फिजाई कार्रवाई करते हुए बम बरसाए, जिसके नतीजे में 45 अफराद हलाक हो गए। शामी फौज ने हमले में बैरल बमों का इस्तेमाल किया। गुज़िश्ता इतवार को भी शामी फौज की फिजाई कार्रवाई में अलिप्पो में 65 अफराद हलाक हुए थे। अलिप्पो में फिजाई कार्रवाई और आम शहरियों की हलाकत पर अमेरिका ने शामी फौज की मजम्मत की है। उधर मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा के एक पुलिस हेडक्वार्टर में हुए बम धमाके में कम से कम 14 अफराद हलाक हो गए। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक कल रात काहिरा के शुमाल में वाक़े नाइल डेल्टा के पुलिस हेडक्वार्टर में बम धमाके किए गए। महलवकीन में पुलिस एहलकारों की अक्सरियत है। इंतजामिया ने महलवकीन की तादाद में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया है। उधर मिस्र में मुर्सी हामी ग्रुप ने तरमीम शुदा आइन की मंजूरी के लिए जनवरी में होने वाले रेफरेंडम के बाइकआउट का ऐलान किया है। मिस्र के बरतरफ सदर मोहम्मद मुर्सी के हामी इत्तेहाद के एक लीडर ने मुजवजा रेफरेंडम को कानूनी तौर पर बेअसर बताया। उन्होंने कहा कि पुरअमन जराये का इस्तेमाल करते हुए गैर आईनी रेफरेंडम के बाइकआउट के लिए मिस्री अवाम को कायल करने की कोशिश की जाएगी। मुजवजा रेफरेंडम अबूरी हुकूमत का पहला इम्तिहान है, जिससे उन्हें मुल्क की अक्सरियत की नुमाइंदगी का कानूनी जवाज पेश करना है। सूडान में जारी तशद्दुद के मद्देनजर आज अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की एक इमरजेंसी मीटिंग होगी। इस मीटिंग में सूडान में आम शहरियों को सिक्योरिटी फराहम करने से मुताल्लिक तबादला ख्याल किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने काउंसिल से जनूबी सूडान में अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन को कामयाब बनाने के लिए फौज, पुलिस और जरूरी अशिया की तादाद में इजाफा करने की हिदायत दी है। फिलहाल सूडान में अक़वाम मुत्तहिदा के 7,000 फौजी एहलकार और 900 पुलिस एहलकार मिशन में लगे हुए हैं। पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। मुशर्रफ की जानिब से गद्दारी के मुकदमे में दाखिल करदा 3 अलहदा दरख्वास्तों को अदालत में मुस्तरद कर दिया गया है। इसके अलावा मुशर्रफ के मुल्क से बाहर जाने पर भी पाबंदी बरकरार है। अदालत के जरिए दरख्वास्तों के मुस्तरद होने के बाद परवेज मुशर्रफ के आज अदालत में पेश होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने उनके खिलाफ गद्दारी के मुकदमे के लिए खुसूसी अदालत की तश्कील पर एतराज जताते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अर्दाश्त दाखिल की थी। ताहम जस्टिस रियाज अहमद ने मुशर्रफ की इस अर्जी को मुस्तरद कर दिया। इसके अलावा जज ने मुशर्रफ के मुकदमे की समाअत के लिए 3 रुकनी जजों के पैनल की तश्कील और सरकारी वकील के जरिए इनके मुकदमे की पैरवी के खिलाफ भी अर्दाश्त को मुस्तरद कर दिया। वादर है कि खुसूसी अदालत ने परवेज मुशर्रफ को मुल्क से गद्दारी के इल्जामात का सामना करने के लिए मंगल को अदालत में हाजिर होने का हुक्म दिया है। पाकिस्तान की तारीख में ये पहला मौका होगा कि किसी साबिक फौजी हुक्मरान को मुल्क से गद्दारी के मुकदमे का सामना है। अगर इस मुकदमे में मुशर्रफ कसूरवार करार दिए जाते हैं तो उन्हें उम्र कैद या सजाए मौत दी जा सकती है। कबल अजी सिंध हाई कोर्ट ने मुशर्रफ को मुल्क से बाहर जाने की इजाजत की अर्जी को मुस्तरद कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने यह कहते हुए मुशर्रफ की अर्जी को मुस्तरद कर दिया कि ये मामला अदालत के दायरा इख्तियार में नहीं है। अदालत ने मुशर्रफ के वकील को इस मामले को हुकूमत से रुजू करने की हिदायत दी।
वादे की परवेज मुशर्रफ के खिलाफ मुल्क से गद्दारी के मुकदमे के अलावा 3 अलहदा फौजदारी मुकदमा भी जेर दौरा है। इसीलिए पाकिस्तानी हुकूमत ने मुशर्रफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल किया है। फिलहाल मुशर्रफ को तीनों मुकदमात में जमानत मिल चुकी है और वो अपनी बीमार वालदा की इयादत के लिए दुबई जाने के ख्वाह हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दश्त अपना न घर कहाँ जाए, दश्त अपना न घर कहाँ जाए, खाक उड़ाए किधर कहाँ जाए, खाक उड़ाए किधर कहाँ जाए, दश्त अपना न घर कहाँ जाए, दश्त अपना। मौत जब तेरी दस्तरस में नहीं, मौत जब तेरी दस्तरस में नहीं, ये बता चार अगर कहाँ ये बता चार अगर कहाँ जाए, खाक उड़ाए किधर कहाँ जाए, दश्त अपना। आप उठा दें तो आपके दर से, आप उठा दें
दे